मित्राणि नमः संस्कृताय। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा है हमारा शब्द रचना। तो शब्द रचना में कल हमने बहुत सारी र के स्थान पर री और ये सब अशुद्धियां देख ली थी। अब चलिए आज हम आगे चलते हैं। देखिए आगे और हम आज क्या देखते हैं। कल हमने ये सब देख लिए थे, यानी कि वर्ग कितने हैं हमारे, 5 वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, 25। और ये अल्प प्राण क्या होता है, समझ में आ गया था। अल्प प्राण यानी कि 135, मतलब वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन क्या होता है, अल्प प्राण। ठीक, महाप्राण किसको कहते हैं, यानी जिसमें ज्यादा हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, ज्यादा हमारी सांस लगती है, उसको कहते हैं महाप्राण। ठीक है, और जिसमें कम लगती है उसको कहते हैं अल्प प्राण। ठीक, अब देखो हम तो अल्प प्राण क्या था हमारा 135, यानी कि 135, और महाप्राण क्या था 2 और 4। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं अपने, जो हम अपनी अशुद्धियां देख रहे थे उन्हीं में अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं। चलो देखिए कौन सी अशुद्धियां देख ली थी हमने, री और र वाली। री के स्थान पर र लिख देते हैं, ये अशुद्धियां हम देख चुके हैं। र के स्थान पर री और री के स्थान पर र। अब देखो क्या है, समास संबंधी अशुद्धियां। क्या कर देते हैं हम, समास संबंधी अशुद्धियां। स्वर या मात्रा संबंधी, व्यंजन संबंधी। अब तीसरा नंबर हमारा आया समास संबंधी। अब देखो यहाँ पर हम अभी तक क्या देख रहे थे, व्यंजन संबंधी जो अशुद्धियां उनको देख रहे थे। अब हम क्या देखेंगे, समास संबंधी। क्या देखेंगे, यहाँ पे तीसरा नंबर आएगा हमारा समास। व्यंजन ये तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, व्यंजन वगैरह, यानी कि व्यंजन कितने हैं हमारे, वैसे हमारे 5 वर्ग हैं, क च ट त प। ठीक, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ त थ द ध न और ट ठ ड ढ ण त थ प फ ब भ म। तो 5 वर्ग हो गए। तो इनमें कितने 5 वर्ण होते हैं। अब देखिए अब हम आते हैं अपने 2 नंबर हमने पढ़ ली, क्या स्वर संबंधी और मात्रा संबंधी अशुद्धियां। और कौन सी पढ़ ली हमने, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। अब हम कौन सी पे चलते हैं, समास संबंधी। क्या, समास संबंधी। नंबर 3 में समास, समास संबंधी। अब देखो समास क्या होता है, समास संस्कृत में इसकी डेफिनेशन है समसनम समास। क्या है, समसनम समास, यानी कि समझने को, अर्थात संक्षिप्त रूप को हम क्या कहते हैं, समास। समास में जब 2 पद मिलते हैं तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, जो विभक्तियां होती हैं हमारी कारक विभक्तियां, उनका हम लोप कर देते हैं। ठीक है, लोप करने के बाद हमारा क्या बन जाता है, सामासिक पद। तो उसी को कहते हैं हम सामासिक पद। क्या बोलते हैं उसको हम, सामासिक पद बोलते हैं। अब देखिए समास, अब क्या होता है समास, अभी हमने आपको बता दिया, यानी कि जब 2 या 2 शब्द मिल करके एक ही पद बना देते हैं, उसी को कहते हैं हम समास। देखो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, समास। समास कहते किसको हैं, 2 या 2 से अधिक पद, यानी कि पद किसको कहते हैं, शब्दों को। जैसे राजपुत्र, ठीक है, ये 2 पद हैं, एक क्या है राज, एक है पुत्र, यानी कि राज और क्या प्लस पुत्र। तो ये 2 पद हो गए ना, समझ में आ रहा है आपको, यानी कि ये क्या है, 2 पद। तो एक पद ये है और एक पद ये है, तो 2 पद हो गए, 1 और 2। तो इन दोनों को मिला करके, जो यानी कि 2 पदों को मिला करके जिसको बनाते हैं, उसमें और भी कई पद हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 पद होने चाहिए समास बनने के लिए। अब इसका जब हम विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे, तो क्या निकलेगा, राजा का पुत्र। अब इसमें कौन सी विभक्ति आई हमारी, षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति आई, षष्ठी, यानी कि का, राजा का पुत्र। तो इसका हमने क्या कर दिया, समास में विभक्तियों का क्या कर देते हैं, लोप। तो यानी कि अब हम जैसे सीधा सीधा लिखेंगे इसको विग्रह करके, क्या लिखेंगे, राजा का पुत्र, ऐसे लिखेंगे। तो ये इतना बड़ा पद लगेगा ना हमारा, बहुत बड़ा पद लगेगा।
अब समास में क्या करते हैं, इसको हम संक्षिप्त कर देते हैं, क्या छोटा कर देते हैं, संक्षिप्त, यानी कि राजपुत्र। आगे समझ में, तो यही क्या होगा, समास। तो ऐसे ही सामासिक अशुद्धियां हम किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो हम देखेंगे इसमें। देखिए, अब समास की संबंधी क्या हम अशुद्धियां जो कर देते हैं वो क्या है। अब देखो, जैसे आत्म पुरुष, देखिए हम क्या करते हैं, ये हमने लिखी दिया, ये हमने आपको बता दिया कि दो पद मिलकर के क्या बनेंगे, समास बनेंगे। ठीक, कम से कम दो पद होने चाहिए, उसमें और भी बहुत सारे पद हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमने आत्मा पुरुष ऐसे लिख देते हैं, आत्मा पुरुष, लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर समासिक पद में क्या है, विभक्तियों का लोप करते हैं, और इसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद, यानी कि पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आत्मा पुरुष, आत्मा पुरुष नहीं, आत्मा का पुरुष। तो आत्मा जब हम मिला करके इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे आत्म पुरुष। क्या लिखेंगे, आत्म पुरुष। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ, आत्म पुरुष, यानी कि एक महान श्रेष्ठ व्यक्ति, उसको कहते हैं आत्म पुरुष। ठीक, अब देखिए ऐसे ही आगे है राजा गण, राजा गण, राजा गण नहीं होगा, क्या होगा, राजगण, मिला करके क्या होगा, सामासिक पद हमारा राजगण, यानी कि राजा के गण, या राजा के जो मंत्री हैं, राजा के जो सैनिक है, उसको कहेंगे राजगण। आगे आपको समझ में, और देखिए आगे क्या है, जैसे दिवरात्रि, दिवरात्रि, तो दिवरात्रि नहीं, दिवरात्रि नहीं, दिव माने दिव कुछ नहीं होता, दिवा, दिवारात्रि, क्या लिखेंगे हम, दिवा, यानी कि क्या लिखेंगे हम, दिवारात्रि, दिन और रात, दिवारात्रि, दिवारात्रि। आगे समझ में आपको, सामासिक पद समझ में आ गए होंगे। जैसे देखिए और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनको कि हम लिख देते हैं। देखो, जैसे मंत्री मंडल, क्या, मंत्री मंडल, मंत्री, ऐसे मंत्री मंडल। ठीक है, लेकिन जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें छोटी मात्रा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मंत्री, मंत्री मंडल, मंत्री मंडल। आगे सामासिक मिस्टेक समझ में, यानी कि पदों के बीच में ही हम क्या है, ये छोटी मिस्टेक कर देते हैं, यानी कि कहाँ हमको लगाना है हकाडंडा, कहाँ नहीं लगाना है, तो ये हम क्या कर देते हैं, समास संबंधी अशुद्धियां कर देते हैं। तो इनको भी हमें ध्यान रखना है, इनको अगर हम गलत कर देते हैं तो इन्हीं के द्वारा हमारी क्या हो जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, यानी कि बहुत बड़ी हमारी मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए ये समास संबंधी हो गई। अब समास के बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट, आता है संधि। क्या आएगा, संधि। अभी हमने क्या पढ़ा, समास, अब क्या पढ़ेंगे हम, संधि। ये क्या है, हमारी वर्तनी, यानी कि हम जो बोलते हैं, संधि। चौथा पॉइंट हमने पहले ही लिखाए थे कि हमारे कितने पॉइंट थे, यानी कि किस किस प्रकार से हमारी अशुद्धियां होती हैं। तो हमने कितने पॉइंट पढ़े थे, अभी स्टार्टिंग में ही हमने पढ़े थे, देखो कौन कौन से पढ़े थे, स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धियां, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, समास संबंधी अशुद्धियां, अब संधि संबंधी। संधि, विसर्ग और हलन तीनों रह रही हैं। अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, संधि संबंधी अशुद्धियां। देखिए अभी हमने पढ़ा क्या, समास। समास में क्या होते हैं, दो पद होते हैं, जैसे एक पद और दो पद। अब संधि में क्या होते हैं, वर्ण। संधि में वर्णों को जोड़ा जाता है, किसको जोड़ा जाता है, वर्णों को। और समास में किनको जोड़ेंगे, वर्ण, पदों को, शब्दों को। आगे समझ में, यानी कि समास में दो पद होने चाहिए, संधि में दो वर्ण पास में आने चाहिए। दो वर्ण पास में आएंगे यानी कि संयोग, मतलब उनका मिलना, तभी हमारी संयोग में संहिता आवश्यक है, यानी कि पास में रहना,
बहुत आवश्यक है संधि के लिए। संहिता होना जरूरी है, संयोग होना उनका जरूरी है, तभी हमारी क्या बनेगी, संधि। अब देखिए, ये तो हम समास संबंधी अशुद्धियां देख चुके, अब हम क्या देखेंगे, संधि संबंधी। देखो, अभी हमने पहले पढ़ा था समास में कितने पद चाहिए, हमें कम से कम 2 पद चाहिए। ऐसे ही इसमें, किसमें, संधि में भी हमें 2 अक्षर चाहिए। क्या चाहिए, 2 अक्षर, कम से कम 2 होने चाहिए। अब उसमें स्वर, व्यंजन, विसर्ग कुछ भी हो, लेकिन 2 कम से कम अक्षर हमें चाहिए जिनमें से हम संधि कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं उनको, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे मिस्टेक कर देते हैं उनकी। बाकी विस्तृत में तो हम संधि और समास अभी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल तो हम शॉर्टकट में, यानी कि जो इसमें दे रखे हैं कि क्या क्या मिस्टेक हमसे हो जाती है, उनको हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, इन शब्दों के लिखने पर भूल कर देते हैं, यानी कि संधि के नियम न देते हुए शब्दों की ओर संधि, मतलब हमें पता ही नहीं संधि के नियम क्या है, तो इसलिए हम संधि के नियम नहीं जानते, और संधि के नियम नहीं जानते तो हम संधि को कर नहीं पाते। इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको संधि संबंधी उसमें अशुद्धियां कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं, संधि संबंधी जो है अशुद्धियों को हम उसके अंदर लिख देते हैं। तो अब देखिए कौन कौन सी अशुद्धियां हम कैसे किस प्रकार से करते हैं संधि संबंधी। देखिए यहाँ पे क्या है, अशुद्ध, अशुद्ध, और इधर क्या है, शुद्ध। अब देखिए हम इनको अशुद्ध और शुद्धों को किस तरह से जान सकते हैं, इनकी संधि संबंधी जो अशुद्धियां हैं हमारी, हम उनको कैसे सही करेंगे। देखिए चलिए देखिए, अशुद्ध यानी कि संधि संबंधी अशुद्धियां कैसे हम करते हैं और उनको हम किस तरह से, जैसे देखिए परमर्थ, क्या, परमर्थ ऐसे हमने लिखा, लेकिन हम इसे लिखेंगे क्या, परमार्थ। क्या लिखेंगे, परमार्थ, परमार्थ। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये परम और अर्थ होता है, क्या, परम और अर्थ, जैसे परम और प्लस अर्थ ऐसे होता है। अब देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये वर्ण और ये वर्ण क्या है, क्या है दोनों, यानी कि यहाँ इसके म में अ है, म, और ये अ, इसमें अ है, और ये यहाँ पे अ है, तो दोनों ये भी अ और ये भी अ मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ा अ। आगे समझ में आपको, इसलिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, परमार्थ। तो यहाँ पे वर्ण में हुई संधि, समास में पद में संधि होती है, किस में हुई, वर्ण में संधि हुई, किस में हुई, वर्ण में संधि। तो यहाँ पे इसलिए ये वर्ण में संधि होती है, तो हमारी क्या होती है, संधि। यानी कि जब वर्णों का संयोग होगा तो वहां पे संधि होगी, और जब पदों का संयोग होगा तो वहां पर क्या होगा, हमारा समास होगा। आगे आपको समझ में। अब देखिए जैसे हम लिखते हैं दीर्घायु, क्या, दीर्घायु ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, यानी कि संधि की अशुद्धियां कर रहे हैं। हमें क्या करना है, दीर्घायु, क्या लिखना है, बड़ी ई लगानी है, हमें क्या करना है, दीर्घायु ऐसे लिखना है, दीर्घायु, ठीक है। आगे आपको समझ में कि नहीं आया, बताइए। अब जैसे देखिए भानुदय, भानु, देखो दीर्घायु तो वो छोटी की मात्रा, ये मात्राओं वाला गलत कर दिया, इसमें संधि नहीं आई। देखिए संधि का हम बताते हैं आपको, जैसे देखिए कविशः, क्या लिख देते हैं हम, कविशः, कविशः लिख देते हैं ऐसे, लेकिन होगा क्या, कविशः, क्या, कविश। अगर विसर्ग है तो शह कर दो, नहीं है तो ऐसे ही ठीक है, कविश। अब देखो यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक की, अब कवि प्लस ईश, जब हम इसकी संधि करेंगे तो बनेगा हमारा कवि प्लस ईश। आगे समझ में। अब देखो ये ई और ये ई, यानी कि छोटी ई जब बड़ी के संग बन जाएगी, मिल जाएगी, तो क्या बन जाएगा, वहां पे बड़ी ई बन जाएगी, तो दोनों को ई को मिला करके हम क्या कर देंगे, बड़ी, यानी कि छोटा अगर बड़े के साथ में बना है तो वो बड़ा ही बनेगा। ये नहीं कि छोटी है तो बड़ी कैसे बनेगी, छोटी
यानी कि बड़ी ई और छोटी ई दोनों मिलकर के ई ही बनेगी, लेकिन वो बड़ी बनेगी, तो इसीलिए क्या लिख देंगे हम, कवीशम। अब जैसे भानुदय, भानुदय, अब देखो यहाँ पर भानु, भानु माने क्या होता है, अब देखो यहाँ भानुदय हो जाएगा ऐसे। अब ऐसे आप लोग समझेंगे कि ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो भानुदय था, यहाँ बड़ा ऊ बना दिया, तो बन कैसे गया ये, तो देखिए कैसे बन जाएगा ये, भानु, भान प्लस उदय, उदय, तो भानु उदय, यानी कि भानु माने क्या होता है, सूरज, सूरज का उदय, तो ये ऊ और ये ऊ, अब दोनों ऊओं को मिला करके क्या बन जाएगा हमारा, बड़ा ऊ, तो बन जाएगा हमारा भानुदय। आगे समझ में आपको। और भी देखिए, जैसे देखो रामेश्वर, अब देखो अभ्युदय, अभ्युदय वाला आपको समझ, सदुपयोग, क्या, सदुपयोग, ऐसे लिख देते हैं सदुपयोग, लेकिन होता क्या है हमारा, सद उपयोग, सदुपयोग, द में उ आ जाएगा नीचे, क्या आ जाएगा, सदुपयोग। आगे आपको समझ में, सदुपयोग लिख देते हैं। अब होता क्या है, सदुपयोग, आगे समझ में, यानी कि हम क्या करते हैं, इनको मिस्टेक कर देते हैं हम बहुत सारे वर्डों को। सदुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं होगा, सद प्लस उपयोग, ठीक, तो आ गया सदुपयोग। अब तुमने यहाँ ओ कर दिया, ऊ को ओ होता है, वो गुण संधि में जाता है, वो बहुत आगे का आगे की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे सदुपयोग। तो ये आपको समझ में आ गई होंगी संधि संबंधी अशुद्धियां। अब देखिए, अब हम किस पे चलते हैं, विसर्ग संबंधी, क्या, नंबर 5 में हम चलते हैं विसर्ग संबंधी अशुद्धि। कौन सी चलते हैं, विसर्ग संबंधी, क्या देखते हैं हम, विसर्ग संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं इसमें, विसर्ग संबंधी 5 नंबर पे हमारा क्या था, विसर्ग संबंधी। विसर्ग पता है किसको कहते हैं, विसर्ग, यानी कि संस्कृत में विसर्ग ह जैसी आवाज आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विसर्ग, यानी कि किसी भी वर्ण के पीछे, जैसे त के बीच है, दो विसर्ग लगा देंगे बिंदिया, तो उसमें क्या आवाज आएगी हमारी, ह की, इसलिए बोलेंगे हम तह, क्या बोलेंगे इसको, तह। तो देखो अब विसर्ग संबंधी क्या है, विसर्ग का उच्चारण ह होता है, हमने आपको बता दिया, र श श में परिवर्तित हो जाता है। हिंदी में अज्ञान के कारण कभी इसके स्थान पर ह लगा देते हैं, और कभी पूर्ण विराम की मात्रा, कभी कभी इसका लोप कर देते हैं, ये तीनों ही प्रयोग अशुद्ध हैं। देखो संस्कृत में क्या होता है, जो र स ये वर्ण है ना, इन तीनों को क्या होता है, विसर्ग हो जाता है। आए समझ में आपको, यानी कि जैसे र, श, श और स, इन तीनों को क्या, बहुत सारी जगह पर, इनकी संस्कृत में बहुत सारे वो होते हैं नियम, उनके द्वारा कई जगह पर इनको ह हो जाता है, यानी कि विसर्ग हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, यानी कि हिंदी में इनकी सबकी जानकारी नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको अशुद्ध कर देते हैं। अब देखिए अशुद्ध कैसे कर देते हैं, देखो जैसे निस्वार्थ, क्या हम लिख देते हैं, निस्वार्थ, निस्वार्थ, ठीक है, निस्वार्थ ऐसे कर देते हैं, लेकिन हमें क्या लिखना है, निस्वार्थ, निह, यानी कि विसर्ग लगाने ऐसे, और जब लिखना है हमको निस्वार्थ। आगे समझ में आ रहा है, समझ में। अब जैसे हम देखिए दुख, दुख लिख देते हैं, दुख ऐसे, वो से लिख देते हैं दुख, ऐसे नहीं होगा दुख, क्या होता है, दुख, दुख, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए, जैसे देखिए क्या लिखते हैं, निशुल्क, क्या, निशुल्क लिख देते हैं ऐसे, निशुल्क, दुख ऐसे लिखते हैं सीधा, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है हमें, दुख को ऐसे लिखना है, निशुल्क, निशुल्क लिख देते हैं, लेकिन हमें लिखना क्या होता है, निःशुल्क, निःशुल्क। आगे समझ में, ये मिस्टेक हम कहां पर करते हैं। और भी देखिए निशंक, क्या लिख देते हैं, निशंक,
निशंक, लेकिन होता क्या है निःशंक। क्या होता है निःशंक। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं जिनकी कि हम अशुद्धियां अक्सर कर देते हैं। तो इन अशुद्धियों को हमें नहीं करना है, इनको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए, अब हमारी लास्ट जो हमारी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां रह रही थी उसमें लास्ट हमारा रह गया क्या हलंत। क्या देखते हैं हम हलंत। हलंत आपको पता है इनकी संस्कृत में जो तिरछी लाइन नीचे वर्णों के लगी होती है उसी को क्या कहते हैं हम हलंत। क्या कहते हैं उसको हम हलंत। देखिए हलंत, हलंत संबंधी अशुद्धियां देखो, जैसे हमने लिखा ओम, क्या लिखा ओम, ऐसे। अब ये है, इसी को हम क्या कहेंगे हलंत। अब जिस शब्द के नीचे, जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा होता है वो क्या होता है हमारा आधा। क्या होता है आधा। तो यहाँ पर क्या है हलंत वर्णों का अनावश्यक प्रयोग। अब जैसे जहां हमको जरूरत नहीं है वहां भी हम क्या करते हैं हलंत का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखिए प्रथम, क्या प्रथम। अब यहाँ हमें जरूरत नहीं है इसकी लेकिन फिर भी लगा देते हैं। सही क्या है हमारा प्रथम। ठीक है प्रथम। अब ऐसे ही देखिए सप्तम, सप्तम। अब यहाँ भी हमको आवश्यकता नहीं है, यहाँ भी हम सीधा ही लिख सकते हैं सप्तम, सप्तम। ठीक है, जहां हमको आवश्यकता नहीं होती है वहां भी हम क्या करते हैं लगा देते हैं। अब जैसे पतित, पतित, तो यहाँ हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं इसको लगा देते हैं पतित। ठीक है, तो ये हमको क्या है यही हम अशुद्धियां कर देते हैं। जैसे परम, क्या परम, परम, इसमें भी कोई हमें लगाने की आवश्यकता नहीं फिर भी हम क्या करते हैं हलंत को लगा देते हैं। तो ये सब हम क्या कर देते हैं बहुत सारी अशुद्धियां कर देते हैं जानबूझ के, यानी कि कुछ तो हम जानते नहीं है कुछ जानबूझ के भी कर देते हैं जानते हुए भी। अब जैसे दशम, दशम में यानी कि संस्कृत में ज्यादा हलंत आते हैं हिंदी में हलंत नहीं आते, तो हमें क्या लिखना है सीधा सीधा दशम। क्या लिखना है दशम। ठीक है, आगे समझ में, यानी कि ये हम हलंत संबंधी अशुद्धियां कर देते हैं। अब देखो हलंत वर्णों का प्रयोग न करने पर उत्पन्न अशुद्धियां। अब जहां पर हमें नहीं करना चाहिए वहां करते नहीं। अब देखिए जैसे अकस्मात, अकस्मात। अब देखो इसमें हमें करना है लेकिन इसमें हम करते नहीं, तो यहाँ हमें क्या करना है इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है हलंत का अकस्मात, मात, यहाँ बोल रहे हैं हम अकस्मात, जल्दी बोल रहे हैं यानी कि तो हमें जल्दी से खत्म करना है तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है अशुद्ध, यानी कि हमारा अशुद्ध हो जाएगा अगर। अब जैसे भविष्यत लिखते हैं भविष्यत, लोग ऐसे लिखते हैं लेकिन ये क्या है ये हमारा रॉन्ग है। क्या सही है हमारा भविष्यत, भविष्यत, इसके नीचे हलंत आना चाहिए भविष्य। आया समझ में। ऐसे ही संवत लिख देते हैं, क्या संवत, संवत, ऐसे ऐसे नहीं संवत, ऐसे लिखना है हमको संवत। आगे आपको समझ में, यानी कि जैसे तद्भव लिखते हैं हम, क्या तद्भव, क्या होता है तद्भव और तत्सम, तो लोग ऐसे लिख देते, ऐसे नहीं, क्या लिखना है हमको उसके नीचे हमको तद भव, यानी कि द हमारा क्या है आधा, तो इसलिए हमें द के नीचे क्या लगाना है हलंत लगाना है हमको द के नीचे। अब आपको समझ में आ गया। जैसे भगवत, क्या भगवत, भगवत ऐसे लिख देते हैं लेकिन हमें क्या लिखना है भगवत। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गए होंगे। आज आपके हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां थी, यानी कि जो मेन अशुद्धियां थी वो हमने आपको करा दी हैं। यानी कि हमारी पिछली वीडियोस में भी आप देखिए, सारी वीडियोस में हमने जितनी भी अशुद्धियां होती हैं यानी कि नॉर्मली जो, वैसे तो और भी बहुत सारी अशुद्धियां होती है लेकिन नॉर्मली जो हम कर देते हैं तो वो अशुद्धियां हमने आपको सारी बता दी हैं। तो अब आप इनको अच्छे से पढ़िए देखिए कि जिससे कि आप आगे हिंदी में ये सब अशुद्धियां ना कर सकें और अच्छे से पढ़ना सीखें, यानी कि और अच्छे से शुद्ध शुद्ध लिखना सीखें। यदि आपको कोई चीज इसमें समझ में नहीं आ रही है, कुछ कठिन लग रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उन चीजों को आपको अच्छे से या दोबारा भी समझाने की
कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियोज प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को ये सब जानकारी प्राप्त हो सके और वो अच्छे से पढ़ सके हिंदी को। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, यानी कि हमारी क्या है, मातृभाषा है हिंदी। तो हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करें और अच्छे से उसको शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखें। धन्यवाद।